हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी ऑफ कोडेड क्लासेस। कल हम लोगों ने देखा था क्लास 11th के बायोलॉजी के द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। कल पढ़ा था हम लोगों ने कुछ टॉपिक हम लोग देखे थे, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जाना था। आज हम एक एक करके उसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, इसीलिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? जीव क्या है? हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में ये बताया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग में हम कैसे डिफाइन करेंगे, उन लोग को कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। एनसीईआरटी बुक में हमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उसके बेसिस पे कुछ फीचर दिए गए हैं, उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। आइए हम लोग जानते हैं वे सब कौन से फीचर है और इनके हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग है। व्हाट इज लिविंग? उसके अंदर कुछ फीचर दिए गए हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इमर्जेंस। ये सब फीचर जिस जिस थिंग्स में है उसे हम लिविंग थिंग्स बोलेंगे और जिसमें नहीं है उसमें को नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। जैसे सेल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेल, हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल क्या है? कोशिका। कोशिका क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जीवन का सेल हम उसे कहेंगे जो हमारे शरीर को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बनाया हो, एक रूप दिया हो, उसे हम सेल कहेंगे। इट इज ए डिफाइंड फीचर। सेल ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब ये हुआ। अब इसमें यहाँ आ गया एक कॉन्सेप्ट, डिफाइनिंग फीचर। आप सोच रहे होंगे डिफाइनिंग फीचर है क्या? चलो आइए हम बताते हैं। डिफाइनिंग फीचर हम उसे कहेंगे जो मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। वैसा फीचर जो हर लिविंग थिंग्स में होना चाहिए। हर लिविंग थिंग्स में, चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, या जो हमें दिखाई भी ना दे, सभी के अंदर ये फीचर होना चाहिए, तभी हम ये डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग। मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, यहाँ मस्ट बी प्रेजेंट था और यहाँ मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग। यानी कि डिफाइनिंग फीचर हम उसे कहेंगे जो हर एक जीवित ऑर्गेनिज्म में हो, लेकिन नॉन और लिविंग थिंग्स में नहीं होना चाहिए वो फीचर। वैसा फीचर मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। डिफाइनिंग फीचर हम उसे कहेंगे जो हर एक लिविंग थिंग्स में होना चाहिए और वो फीचर नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। तो सेल, कोशिका, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में सेल नहीं होते, वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। वो कार्बन एटम, आप सुने होंगे कि कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बन का एटम, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। और सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे हम हमारा सेल ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बना हुआ है और एक सेल से अधिक
दो या दो से अधिक सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े होंगे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम। ये प्रोसेस लिविंग थिंग्स में होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब प्रोसेस नहीं होते। ये जो प्रोसेस है, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और यही जो प्रोसेस है उसी को हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं पाए जाते, इसीलिए इसे हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ, पहला सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दूसरा ग्रोथ है। ग्रोथ से हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये लिविंग थिंग्स है? ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मनुष्य का बच्चा इतना छोटा था तो वो 10 साल के बाद भी इतना ही छोटा है, नहीं, वो ग्रो करेगा, अपने वेट गेन करेगा, अपने हाइट गेन करेगा, अपना नंबर आगे जाके बढ़ाएगा, यानी कि ग्रो किसी न किसी रूप से कर रहा है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे बोला जा रहा है, हमारे एनसीईआरटी बुक में ये बोला है कि इंक्रीज इन मास, ग्रोथ का डिफिनेशन बता रहा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने मास को बढ़ा ले या नंबर को बढ़ा ले तो हम उसे ग्रोथ कहेंगे। यहाँ पे आगे बोला है कि आर ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ ट्विंस कैरेक्टर है, ट्विंस मतलब दो, ग्रोथ के दो कैरेक्टर है, पहला इंक्रीज इन मास, दूसरा इंक्रीज इन नंबर। यानी कि अपने मास, अगर कोई इंसान अपना वेट गेन कर रहा है तब भी हम बोलेंगे कि ग्रोथ है, अगर वो अपना नंबर बढ़ा रहा है तब भी हम बोलेंगे ग्रोथ है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू होता है। अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि प्लांट अपना ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू करता है, लेकिन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, अपने वो पूरे जीवन काल में ग्रोथ कंटिन्यूअसली करता है थ्रू आउट। जैसे आप इंसान का ही ले लीजिए, तो इंसान को देखिएगा कि एक एज लिमिट के बाद एक एज लिमिट आता है, उसी टाइम तक वो ग्रोथ करता है, अपना हाइट बढ़ाता है, और एक एज लिमिट आ जाने के बाद वो अपना ग्रोथ नहीं करता। लेकिन प्लांट के केस में देखिएगा आप कि प्लांट आज इतना छोटा था, कल इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना, वो पूरे जीवन काल में ही ग्रोथ करते रहता है। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच बना, दूसरा ब्रांच से तीसरा ब्रांच बना, इसी तरह पूरे जीवन काल तक वो ग्रोथ करते रहता है। लेकिन एनिमल के केस में द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल के केस में ग्रोथ वो तभी तक कर सकता है जब उसका एक लिमिट होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिमिट होता है कि वो कब तक ग्रो करेगा, कब तक उसका हाइट बढ़ेगा, कब तक वो अपना सेल को रिप्लेस करेगा, ये सब होते रहता है। ये सर्टेन एज तक होते रहता है एनिमल्स में। कब तक? सर्टेन एज। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। आप लोग देखे होंगे कि अगर हमें कहीं कट लग जाती है
तो वो वहाँ पे जो सेल है, जो टिश्यू है, वो रिप्लेस हो जाते हैं, नया सेल आ जाता है, नया टिश्यू आ जाता है। तो कैसे, ये कैसे पॉसिबल है कि अभी तो बताया एनसीईआरटी ने हमें कि उनकी एनिमल्स जो है वो सर्टेन एज तक अपना ग्रोथ, यानी कि एनिमल्स में देखा गया कि ग्रोथ सर्टेन एज तक हो रही है। तो फिर जब हमें कट लगती है, जब हमें चोट लगती है, जब हम गिर जाते हैं, तो उस टाइम हमारा सेल कैसे रिप्लेस कर लेता है अपने आप को, ये बोला गया। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू, किसी किसी टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, यानी कि जब जरूरत हो तब वो रिप्लेस करके नया सेल बनाता है, ग्रोथ नहीं करता, एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं करेगा कि हम आज इतना है तो 50 साल के बाद फिर से इतना बड़ा हो गए, नहीं। सर्टेन एज तक ही एनिमल्स में ग्रोथ होता है, लेकिन कहीं कट लग जाए, कहीं चोट आ जाए तो वो अपने टिश्यू या सेल को रिप्लेस करता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट also grow if we take increase in body mass। यहाँ पे बोले थे डिफाइनिंग फीचर किसे कहते हैं, जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होना चाहिए वो फीचर, तभी उसे हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे, जिसके वजह से सेल डिफाइनिंग फीचर था। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ की कंडीशन में कुछ अलग दिखने को मिलता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट also grow if we take increase in body mass। अब नॉन लिविंग थिंग्स अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अपने बॉडी मास को इंक्रीज जरूर कर लेते हैं। तो इस अनुसार तो हम लोग ये बोलेंगे, इस डिफिनेशन के अनुसार तो हम बोलेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कैसे समझाएगा कि ये लिविंग थिंग्स है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आइए हम समझाते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है। जैसे ये पहाड़ है, माउंटेन, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है माउंटेन। तो इसमें ग्रोथ कैसे होता है वो मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हवा चला, धूल कण आया, धूल कण आया और इस पे आके एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, ये बॉडी मास अपना बढ़ाया, बढ़ाया ना। तो इसी अनुसार हम बोलेंगे कि ये ग्रोथ किया, माउंटेन क्या किया, ग्रोथ किया। तो ग्रोथ से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें भी ग्रोथ हो रहा है और लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो रहा है। तो कैसे बताएंगे हम लोग अपने आप को, कैसे समझाएंगे। तो देखिए इंसान यानी कि एनिमल्स में या फिर लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कहाँ से होती है, इंटरनली होती है। हमारे अगर नाखून बढ़ रहे हैं, जैसे मानिए ये नेल्स है, हमारे नाखून क्या है, नेल्स है, नाखून। ये बाहर से बड़ा नहीं होते, ये बाहर से बड़ा नहीं होते, ये अंदर से बड़ा होते हैं, अंदर से ग्रोथ करते हैं। हमारा शरीर अगर बड़ा होता है तो अंदर से होता है, ये नहीं कि बाहर से जमा होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे और हम लोग ग्रो कर रहे, नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स के केस में होता है कि बाहर से एक्यूमुलेशन होता है, बाहर से कुछ आता है एक्स्ट्रा मटेरियल और जो सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, उसके वजह से उसका ग्रोथ होता है। तो वो ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में बाहर से होता है और लिविंग थिंग्स में अंदर से होता है, यानी कि इंटरनली, इंटरनली। लिविंग थिंग्स में इंटरनली होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कैसे होती है। हम कहाँ थे यहाँ पे, माउंटेन एंड सैंड माउंट डू ग्रो। अभी एग्जांपल मैंने दिया कि माउंटेन कैसे ग्रो करता है।
However, this kind of growth exhibit by non-living object by accumulation of material. क्या कर रहा है? Accumulation of material on the surface. सरफेस पर accumulation हो जाता है मटेरियल का, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी मास गेन कर लेता है. इस वजह से नॉन लिविंग थिंग्स में हमें ये दिखाई देता है कि वो भी ग्रोथ करता है, लेकिन वो एक्सटर्नली होता है. वो रिवर्सिबल हो सकता है. अगर मान लीजिए फिर से यहाँ पे माउंटेन में अगर जमा हुआ था जो लेयर, हवा चलना फिर से ये वापस आ सकता है अपना ओरिजिनल रूप में. तो इसे हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे. इसी कारण से इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इफ फ्रॉम इनसाइड. अभी मैंने बोला कि इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ किधर से करता है? इनसाइड. हाई ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेक एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसीलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ये ग्रोथ हो रहा है और लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है. डिफाइनिंग फीचर का मतलब मैंने ये बताया था कि वो डिफाइनिंग फीचर के बारे में हम लोग ये बताए थे कि वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, लेकिन नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए. ग्रोथ प्रत्येक लिविंग थिंग्स में होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ गया कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रहा है, इसीलिए ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे. रिप्रोडक्शन, तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. कैसे? अगर मान लीजिए आप कि हम इंसान हैं, आगे हम रिप्रोड्यूस ही ना करें तो हो सकता है हमारे आगे जनरेशन हो ही ना, हम लुप्त हो जाएं. तो हम अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं. इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जिससे हम नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं. ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट. ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? संतान या बच्चा. जो प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट. किससे प्रोड्यूस होते हैं? पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग. रिप्रोडक्शन कैन सेक्सुअली, अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली हो तो रिक्वायर होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट का. अगर मान लीजिए अगर ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, तो ये दोनों रिप्रोड्यूस करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और ये जाइगोट अपने आप को ग्रोथ करेगा. इसमें सेल डिवीजन होगा और ये आगे जाके इम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा. इम्ब्रायो से फिर ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा. आई मीन्स फीटस का फॉर्मेशन करेगा और वो एक समय आने के बाद जब उसका समय खत्म हो जाता है उसके बाद वो नए बच्चे के रूप में जन्म लेगा. सेक्सुअली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है जो जेनेटिक मटेरियल का कॉपी करे. अब यहाँ आया एक कॉन्सेप्ट जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल है क्या? अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे. आगे आने वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल होते क्या हैं. जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं अभी के लिए मैं ये बताती हूँ. डीएनए, इसी में अधिकतर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, लेकिन कुछ स्पीशीज में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है. ये आरएनए और डीएनए का कॉपी होता है सिंगल पेरेंट में, डबल पेरेंट में भी होता है, लेकिन इसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, इसीलिए एसेक्सुअल बोलते. जैसे आप देखे होंगे अमीबा है तो अपना अमीबा जो है वो एसेक्सुअली डिवाइड होता है और अपने आप को डिवाइड करके नए ऑफस्प्रिंग के रूप में कन्वर्ट कर लेता है. इससे हमें ये आप ये भी सुने होंगे क्लास में कि जो यूनिसेलुलर है
वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कभी मरते नहीं है, वो अपने बच्चे के रूप में जीवित रहते हैं हमेशा। लेकिन एसेक्सुअल जिसमें रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक समय आने के बाद मेल और फीमेल पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। लेकिन इसमें ये अपने आप को नए इंडिविजुअल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ होती ही नहीं। ईस्ट और हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। फैलेनेरिया जो फ्लैट वर्म है वो रीजनरेशन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, आप नोटिस किए होंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वी आर नॉट क्लियरली अबाउट द यूज ऑफ दिस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। Hence, we notice that in single cell organism, we are not very clear about the use of the two term growth and reproduction. आप नोटिस किए होंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आप ये क्लियरली नहीं कह सकते कि इसमें ग्रोथ हो रहा है या रिप्रोडक्शन हो रहा है। अभी हमने बताया ग्रोथ में कि इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। तो यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास को हम ग्रोथ बोले, लेकिन यहाँ पे सिंगल सेल में भी तो अपने आप को डिवाइड करके नंबर बढ़ा रहा है। ये डिवाइड किया और ये नंबर बढ़ा लिया तो इसको हम रिप्रोडक्शन बोले यहाँ पे रिप्रोडक्शन में। लेकिन ग्रोथ में भी यही बात बोले कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जो अपने नंबर में बढ़ाए इंक्रीज इन नंबर उसे हम ग्रोथ कहेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्लियरली नहीं कह सकते कि ये अलग अलग टर्म है, ये एक ही टर्म कह सकते हैं। दो टर्म को हम लोग अलग अलग नहीं यूज कर सकते। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों के लिए हमें एक ही टर्म यूज करना पड़ता है। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल और समझ आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से हमें ये पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आ रहा है, हम कितना आपको समझा पा रहे हैं। हो सके तो हम और इम्प्रूव करें अपने आप को और आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। मुझे आशा है कि आप अच्छे से क्लास कर रहे होंगे और मेरे वीडियो आपके लिए बहुत मददगार हो रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।